आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश नॉवल की ब्लॉक 7 के बारे में, दैट इज विद द नेम पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, कैरेक्टर्स प्लस इसकी समरी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बहुत जल्द हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स की, ताकि हमें थोड़ी सी इसकी नॉलेज हो जाए कि इस नॉवल में बेसिकली क्या है और क्या नहीं। की पॉइंट्स में फर्स्ट है आपका पब्लिश्ड इन 1916। ये जो नॉवल है 1916 में पब्लिश की गई थी। डबलिन एंड आयरलैंड लोकेशन, इसकी जो लोकेशन है वो पूरी नॉवल की वो दो प्लेसेस पर सेट की गई है। पहला है डबलिन एंड द सेकेंड वन इज आयरलैंड। उसके बाद नरेशन जो इसमें यूज़ किया गया पूरी नॉवल में थर्ड पर्सन है, यानी नरेटर जो है वो खुद प्रोटैगनिस्ट नहीं है, थर्ड पर्सन है। मॉडर्निज्म लिटरेचर एज, जैसा कि हम जानते हैं कि हर नॉवल का एक लिटरेचर एज होता है, तो इसमें जो लिटरेचर एज हमारा यूज़ किया गया है मॉडर्निज्म। लेट 19th सेंचुरी, और ड्यूरेशन हमें बताया हुआ है कि नॉवल कब पब्लिश हुई थी, लेट 19th सेंचुरी में। तो ये थे इसके कुछ की पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिस पे जो हमारे ऑथर हैं जेम्स जॉयस वो नॉवेल्स लिखा करते थे, दैट वाज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली होता क्या है? अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स एज दे आर एक्सप्रेस्ड बाय अ पर्सन। ये लिखने का वो तरीका है, इट्स अ स्टाइल ऑफ राइटिंग इन विच, जहाँ पे आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया जाता है, ये वो स्टाइल है लिखने का। जब हम इस नॉवल की समरी को डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये कोई अपने आइडियाज़ बता रहा है या ये क्या हो रहा है, क्योंकि बाकी नॉवेल्स की तरह नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ी सी हटकर है, जो कि जेम्स जॉयस के द्वारा ये नॉवल लिखी गई है। और वो मोस्टली अपनी नॉवेल्स में जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ करते थे। उनके अलावा भी ऐसे काफ़ी सारे राइटर्स हैं जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को लेकर अपनी नॉवेल्स लिखा करते थे। सो लेट मी क्लियर अगेन व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स एज दे आर एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर्सन। यानी इस नॉवल में जो भी हमारा प्रोटैगनिस्ट होगा उसके द्वारा जो भी आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स जो एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, ये उस फोटे में है। ये नॉवल पूरी फॉर्मेट उसका पूरा वैसा ही है। अ स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेसेस दिस विदाउट यूजिंग मेथड ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड कॉन्वर्जेशन। यानी स्टाइल है एक राइटिंग का, लिखने का वो तरीका है जिसमें डिस्क्रिप्शन और कॉन्वर्जेशन का यूज़ ना करते हुए प्रोटैगनिस्ट के द्वारा सब कुछ बताया जा रहा है। सो आई होप आप इस नॉवल को ज़रूर पसंद करेंगे एंड प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर एक लिटरेचर ब्रिटिश नॉवल में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट इन माइंड। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन हमारा जैसे कि कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके कैरेक्टर्स और समरी को डिस्कस करेंगे। एज़ यूजुअल मैं कैरेक्टर्स आपको पहले नहीं बताऊंगी, हम जैसे जैसे स्टोरी हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इसके कैरेक्टर्स और समरी को इंक्रीज करते जाएंगे, मीन्स के डिस्कस करते जाएंगे। आपको इसकी समरी बता देती हूँ, मीन्स के कितने चैप्टर्स हैं और पूरा इसका फॉर्मेट क्या है। इस नॉवल में टोटल हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। उन 5 चैप्टर्स में इन्हें अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर 1 में सेक्शन 1 to 3, चैप्टर 2 में है सेक्शन 1 to 5, चैप्टर 3 में भी 1 to 3, चैप्टर 4 में सेक्शन 1 to 3 एंड चैप्टर 5 में सेक्शन 1st to 4th। मीन्स के इन चैप्टर्स को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। अब हम शुरू करते हैं इसके कैरेक्टर्स और इसकी समरी अलॉन्ग विद। सबसे पहले स्टीफन डेडालस, दैट इज लीड प्रोटैगनिस्ट, जो कहानी का प्रोटैगनिस्ट होता है, लीड कैरेक्टर। सेकेंड है साइमन डैडलिस, जो कि इसके फादर होते हैं। मैरी डैडलिस इसकी मदर होती हैं। डेंटे, मिसेस रियॉर्डन, ये स्टीफन की गवर्नेस होती है।
तो गाइस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि ये स्टोरी शुरू होती है आयरलैंड, जैसे कि मैंने आपको 2 प्लेसेस का नाम बताया, इसकी लोकेशन आयरलैंड देन डबलिन में शिफ्ट होती है। सो आयरलैंड में कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि जब स्टेफन काफ़ी छोटा होता है एज अ चाइल्ड, उसके जो फादर होते हैं यानी कि मिस्टर सिमोन, वो उसे बहुत ही पुरानी घिसी पिटी सी फेरी टेल्स सुना रहे होते हैं, जिन्हें वो सुन रहा होता है, बर्दाश्त कर रहा होता है, सिर्फ उसे वो सुननी पड़ती है। और स्टार्टिंग से ही जो स्टेफन है इसके ऊपर कुछ रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मींस के ये लोग कैथोलिक होते हैं, जैसे क्रिश्चियंस में 2 टाइप के लोग होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। तो कैथोलिक्स होते हैं ये लोग, तो जो कि प्रोटेस्टेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते, काफ़ी रिलीजियसली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप यू नो। सो स्टेफन को उस तरीके से बनाया जाता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उस पर होती हैं। सो जैसा कि मैंने बताया कि उसके जो फादर होते हैं मिस्टर सिमोन, उसको एक कहानी सुना रहे होते हैं और वो कहानियाँ सुन रहा होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो उसे कहानियाँ सुना रहे हैं, वो बेचारा सुन रहा है, उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके बाद उसे एक बोर्डिंग स्कूल में डाला जाता है वहीं पर, जिसका नाम होता है क्लॉगवर्थ वुड स्कूल। जब उस स्कूल में वो जाता है, करीबन 10 से 12 की एज उसकी होती है, उस टाइम पे उसे बोर्डिंग स्कूल में डाला जाता है। और उसके बाद वो वहाँ जाके काफ़ी लोनली फील होता है, उसे काफ़ी अजीब सा महसूस होता है, अकेलापन फील करता है वो, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है और कुछ दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। अब जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब उसे एक बात पता चलती है कि एक जो बहुत ही फेमस आयरिश पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनका नाम है चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नल, उनकी डेथ हो गई है। अब वो हॉस्पिटल से वापस अपने बोर्डिंग स्कूल में आता है और फर्स्ट टाइम वो गोज फॉर विंटर वेकेशन एट होम। क्रिसमस का टाइम होता है और वो विंटर वेकेशंस के लिए फर्स्ट टाइम अपने घर जाता है, मीन्स के बोर्डिंग स्कूल में आने के बाद अपने वेकेशंस जाता है, वो अपने घर में रहता है, क्रिसमस सेलिब्रेट करता है अच्छे से। और वहाँ पे उसकी जो फैमिली होती है, जो पार्नल की जो डेथ हुई होती है, उसके बारे में ही वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। और उसे अब क्या होता है, धीरे धीरे जो वेकेशंस हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं और अब वो अब वो अपने बोर्डिंग स्कूल वापस जाने वाला हो। अब वो वापस अपने स्कूल जाता है जब उसके विंटर वेकेशंस जो हैं ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे जाके उसे एक न्यूज़ सुनने में मिलती है, जिसे सुन के वो काफ़ी डर जाता है कि उसके जो क्लासमेट्स हैं, यानी उसके जो क्लासमेट्स हैं, उसकी क्लास में वो अपने सीनियर क्लासमेट्स के साथ कोई सेक्सुअल एक्ट करते हुए पकड़े गए हैं टीचर्स के द्वारा, यानी कोई गलत हरकत करते हुए वो पकड़े गए हैं। जिसके बाद जो टीचर्स हैं वो पहले से ही बहुत गुस्से में होते हैं इस रीज़न के कारण। तो एक लड़का जो होता है वो स्टेफन का स्पेक्स तोड़ देता है, जिसकी कंप्लेन स्टेफन अपनी टीचर से करता है, तो उल्टा वो टीचर गुस्से में आके स्टेफन को ही पीट देते हैं। उसकी कंप्लेन जो स्टेफन है वो रेक्टर से जाके करते हैं। रेक्टर होते हैं इनके स्कूल के प्रेस्ट, और वो जो रेक्टर हैं वो उसकी हेल्प करते हैं और उस टीचर के अगेंस्ट वो एक्शन लेते हैं। अब ये वाला किस्सा जो यहीं पर ख़त्म होता है। अब उसके फादर की तरफ से स्टोरी ये शुरू होती है कि अब उसके फादर की जो कंडीशन है, यानी फाइनेंशियल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं होती, वो धीरे धीरे कर्जे में डूबते जा रहे होते हैं। और जब स्टेफन की समर वेकेशंस आती है तब वो अपने घर नहीं जाता, वो अंकल चार्ल्स के घर जाता है, जो कि स्टेफन के अंकल होते हैं। वहाँ पर वो जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय करता है, मतलब गलियों में अलग अलग घूमता है। और क्योंकि इसके फादर की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी होती, इसलिए वो आयरलैंड छोड़कर डबलिन में शिफ्ट हो जाते हैं। अब डबलिन में जैसे वो शिफ्ट होते हैं तो स्टेफन को एक लड़की मिलती है वहाँ पे, जिसका नाम होता है एम्मा क्लैरी। उसे देखते ही स्टेफन को इन्फैक्चुएशन हो जाता है, यानी जिसे हम बोलते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है उसे देखते ही।
और वो उसके लिए एक अच्छी सी एक लव पोएम लिखता है। अब क्योंकि वहाँ पे वो जा चुके हैं, शिफ्ट हो गए हैं आयरलैंड से डबलिन में, तो वो अपना स्कूल भी चेंज करता है। वो बेलवेड्रे नाम के एक स्कूल में एडमिशन लेता है, जहाँ पे वो काफ़ी सीरियस स्टूडेंट होता है। राइटिंग, एक्टिंग और थिएटर करता है वो वहाँ पे, और थिएटर में वो एक टीचर का रोल प्ले करता है। कुछ टाइम बाद वो अपने होम टाउन जाता है अपने फादर के साथ एक ट्रिप पे, जहाँ पे वो अपने होम टाउन जाता है। और यहाँ पे यानी बेलवेड्रे में रहते हुए वो अपना 1 ईयर कंप्लीट कर चुका होता है, जिसके बाद उसे एक अवार्ड मिलता है और काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। लेकिन वो बेवकूफ़ी ये करता है कि उसे जितना भी पैसा मिलता है वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली पे उड़ा देता है, और बाद में उसे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, बहुत ही निराशा होती है कि उसने ये इतने सारे पैसे जो कि उसे अपने करियर में यूज़ करने चाहिए थे, उसने वो ऐसे ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पीछे उड़ा दिए, और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब वो उस एज में आ चुका होता है कि वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को लेके पागल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अर्ज हो जाता है। तो क्योंकि वो ऐसे तो कुछ कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है, डबलिन की जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं यानी जो वेश्याएं होती है, वहाँ पर जाकर वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करता है। उसके 3 दिन बाद जहाँ पे जो उसका स्कूल होता है यानी बेलवेड्रे, वहाँ पर एक रिलीजियस रिट्रीट होता है, यानी एक धार्मिक सम्मेलन जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे कुछ जो लेक्चरर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो 3 टॉपिक्स पर लेक्चर देते हैं, दैट इज सिन, हेल एंड सफरिंग। अब उसने जो भी वो लेक्चर सुनता है, उसके बाद उसे काफ़ी गिल्टी फील होता है कि उसने जो किया उसे वो नहीं करना चाहिए था, ये करके उसने काफ़ी गलत किया है। और वो डिसाइड करता है कि वो अब अपनी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही प्योर तरीके से और रिलीजियस तरीके से जिएगा। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होता है, और वो ज़्यादा इस चीज़ में वो फेल हो जाता है, ज़्यादा देर वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाता। उल्टा वो और भी ज़्यादा गलत चीज़ों में पड़ जाता है, मैस्टरबेशन स्टार्ट कर देता है वो, और क्या कहते हैं, ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना शुरू करता है, जो भी वेश्या वगैरह। क्या होता है, जो जिस स्कूल में वो पढ़ रहा होता है, वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं वो स्टेफन को बोलते हैं कि वो एक प्रिस्ट बन जाए ताकि वो एक रिलीजियस लाइफ जी सके, लेकिन वो मना कर देता है उस चीज़ को, क्योंकि वो जानता है प्रिस्ट यानी कि जो चर्च में जो फादर होते हैं कि उसकी लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बहुत ही बोरिंग लाइफ होती है, तो उस चीज़ के लिए मना कर देता है। और वो यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, जिसमें उसे एडमिशन मिल जाता है। और एक दिन जब वो सी शोर यानी समुद्र किनारे जा रहा होता है, तो वो डिसाइड करता है कि क्यों ना वो एक राइटर बन जाए, यानी उसे अपने लाइफ का एक मोटिव मिल गया है कि अब उसे एक राइटर बनना है। और वहीं पर वो इमा यानी जिस लड़की के बारे में पहले ही बताया था मैंने स्टोरी में, वहाँ पे वो इमा को देखता है, और उसे देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसके लिए एक सेकंड पोएम लिखता है। अब इस कहानी का जो सीन है वो शिफ्ट होता है यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन में, जहाँ पे वो एक वेल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट होता है, लेकिन उसके जो काम होते हैं वो वेल रिस्पेक्टेड वाले बिल्कुल भी नहीं होते। वो क्लासेस बंक करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, और इधर उधर घूमता है, क्लासेस अटेंड नहीं करता है। और जब इस स्टोरी का एंड होता है, यानी जब ये एंड में पहुंचती है, तो कुछ सीन यूँ होता है कि वो आयरलैंड छोड़ देता है और कहीं दूर चला जाता है एक राइटर बनने के लिए। सो गाइज, इसी के साथ ये नॉवल जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना। एंड बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉवल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।